एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती और सबसे गरीब इंसान था। रामू रोज खेतों में भरी दोपहर कड़कती चमचमाती धूप में काम किया करता था। एक दिन की बात है, रामू खेतों में काम कर रहा था और आसमान की ओर देखकर बोला, यह सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और जला देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी लेकर उसकी पत्नी विमला आती है। अरे सुनो, थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है, इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। विमला, खेतों में मेथी तो बो दिया है, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहाँ से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विमला बोली, आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे कुचे नहरें भी सूख जाएंगे, तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो विमला, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में रामू का छोटा भाई विनोद रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर बना रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। विनोद गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका ले लिया और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर बेचने लगा। विनोद का नौकर बोला, पैसे कमाने का असली तरीका तो कोई आपसे सीखे मालिक। यही है दिमाग और चालाकी। पर मालिक, आपका बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है, क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया आपने? विनोद बोला, अरे वो बड़े भैया हैं, राम जैसे हैं। सीधा कहता है, हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। इधर रामू अपने घर में परेशान बैठा रहता है। तभी उसकी पत्नी विमला बोली, सुनिए जी, आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसों में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन रामू के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपने खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विनोद उसे रास्ते में मिलता है और बोलने लगता है, अरे भैया, अब तो मान जा, यह ज़माना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। रामू ने कहा, तेरे पास सब कुछ है विनोद, बस एक चीज़ नहीं है, सुकून। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलना, मिलावट करना और अमीर बनना? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। फिर अगली सुबह रामू अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खोद के ही रहूंगा, चाहे जान चली जाए। पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रामू को कुआं खोदते हुए दोपहर हो जाती है। वहीं पास ही से एक चरवाहा गुजरता है, जो रामू की हालत देखकर कहने लगता है, अरे रामू भैया, यह क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो, कम से कम कुछ खा पी लो। रामू बोला, अरे भाई, समय नहीं है, हर पल बहुत कीमती है। अगर यह कुआं अगले महीने तक ना बना तो खेत बर्बाद हो जाएगा और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद रामू की चाल लड़खड़ाने लगती है। कड़कती धूप में काम करते रहने से कुछ घंटे बाद ही बेचारा रामू धूप में बेहोश हो जाता है। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख गए थे। जब विमला पानी लेकर खेत के पास आती है तो रामू को जमीन पर पड़ा देख दौड़ के उसके पास जाती है और रामू को आवाज़ देने लगती है, सुनिए जी, उठिए ना, आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ।
आपने वादा किया था अपने बेटे को पढ़ाना है ना, उठिए ना। रामू की सांसें बहुत धीमी हो गई। वह एक बार आंख खोलता है और धीमे स्वर में बोलता है, विमला, कुआं बनाना है, बच्चे भूखा ना रहें। विमला बोली, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूँगी। रामू की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। विमला की चीख आसमान में गूंज जाती है। रामू की मौत हो जाती है। फिर विमला ने किसी तरह से रामू का अंतिम संस्कार किया। रामू की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और विमला की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। रामू का बेटा अभी छोटा था, नादान था। उसके मासूम सवाल विमला के दिल को छलनी कर देती थी। तभी विमला उठी और आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। फिर अगली सुबह विमला ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दिया। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उस कुएं से पानी आ गया। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब रामू का भाई विनोद उस कुआं को देखकर लालच आने लगा। विनोद की नज़र अब विमला के कुएं पर थी। वह घर में अपनी पत्नी से बोला, मीनाक्षी, पूरे गांव में पानी की समस्या अब होती जा रही है। सारे तालाब, कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। मीनाक्षी बोली, अजी, पर आप पानी का व्यापार कैसे करेंगे? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूखे पड़े हैं। विनोद बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या पता नहीं है? विमला भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आया है। अब बस तुम देखती जाओ मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। फिर विनोद विमला के घर पहुँचता है और विमला से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपको मुझे यह बात बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है भाभी, लेकिन वे कुआं वाली जो खेत है वह खेत पिताजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको कभी नहीं बताया होगा। विमला बोली, देवर जी, अगर वह ज़मीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह ज़मीन क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस ज़मीन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भरोसा नहीं है कि वह ज़मीन आपका है। देखिए भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह ज़मीन भैया को रखने को दे दिया था, पर अब वह ज़मीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज़ अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। विमला बोली, मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर यह कागज़ मैं आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊँगी और इस कागज़ को दिखाऊँगी। विनोद बोला, ठीक है भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह होते ही विमला कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। किंतु वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी विनोद से पैसा खाया हुआ था। विमला मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी, यह कागज़ देखकर बताइए कि इस कागज़ पर क्या लिखा है। मुखिया भी झूठ बोला, अरे विमला, इस कागज़ पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत विनोद का है। फिर विमला बड़ी उदास मन से वह कागज़ लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपने खून पसीने से खोदा हुआ कुआं विनोद के हवाले कर देती है। और उधर विनोद खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अब देखो मीनाक्षी, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वाह विनोद वाह, कहाँ से आता है तेरे पास इतना दिमाग। विनोद ऐसा कहकर जोर जोर से हंसता है। मीनाक्षी को विनोद की ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे गुस्से से बोली, इसे दिमाग नहीं, इसे बेईमानी कहते हैं। अपने आप को होशियार मत समझो। विनोद बोला,
आज जो तुमने यह जड़ी वाली साड़ी पहन रखी है ना, और इतनी ठाट बाट से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, सब इसी पैसे की वजह से है। उसके बाद विनोद अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या विनोद भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह विनोद भैया के कुएं में से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। गांव में ये खबर जैसे ही फैली, वहाँ के लोग आपस में बात करने लगे। अरे, कौन बेच रहा है पानी? अरे, विनोद कह रहा है कि ये कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे, यह तो वही कुआं है ना जो विमला ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले धूप में खून पसीना एक करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब विमला ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब यह दुष्ट विनोद कैसे मालिक बन गया? इधर विमला को जब यह बात पता चली कि उस कुएं का पानी विनोद बेच रहा है, उसे यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। दूसरी तरफ विनोद पानी का व्यापार शुरू कर देता है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रही थी और लोगों की मजबूरी विनोद की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पाँव में फटे हुए चप्पलें थीं। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। साधु बाबा सीधे विनोद के कुएं के पास पहुंचे और बोले, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। विनोद बोला, बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता, 10 रुपए दो, पानी लो। साधु बाबा बोले, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। विनोद बोला, पैसे नहीं है तो जा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर वह अगले घर पहुँचे और बोले, बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। वो औरत बोली, माफ़ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें। बाबा और आगे बढ़े, तीसरे घर गए, वहाँ भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था विमला का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। विमला अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुँचे और बोले, बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। विमला ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया और कहा, बाबा, यह लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। साधु बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते रहे। फिर अपना झोला खोलते हैं, झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है, यह मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। विमला बोली, नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रख कर क्या करूँगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो यह खाली पड़ा रहेगा। साधु बाबा बोले, बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता, जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। यह साधारण मटका नहीं है, यह मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वह मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी, पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए इसे लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा, वरना यह मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विमला ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर
बाबा बिमला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं। अगली सुबह बिमला घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज़ आती है और मटका पानी से भर जाता है। बिमला की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। अब वह ढक देती है। बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज़ विमला ज़रूरत के अनुसार कुछ मांगती। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उसे वही देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि विमला के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर विमला इसे छिपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग ज़रूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब विमला का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। विमला ने अपने घर के बाहर ही एक राशन की दुकान खोली। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगा कर आते हैं। गांव की चंपा विमला के राशन की दुकान पर आई और कहने लगी, बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। विमला बोली, यह सब भगवान की कृपा है। चंपा बोली, बहन, तुम्हारे पति बहुत ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर विनोद उतना ही बेईमान, इसलिए देखो विनोद का व्यापार ठप हो गया है। विमला बोली, बेईमानी का फल ज़रूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है पर अंधेर नहीं। विमला की दुकान के पास छुपकर विनोद उनकी सारी बातें सुन रहा था और फिर उसे विमला से जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि आजकल विमला भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम विमला भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात विनोद ने विमला की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि विमला की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब विमला को इस बात का पता चला तो विमला बहुत उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। विमला की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज़ आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जो जैसा करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। यह सुनते ही विमला को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से वह अपनी राशन की दुकान खोली। विमला की तुरंत दुकान खोलने के बाद विनोद को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह विमला भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर ली। इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विनोद गुस्से में विमला की जासूसी करने की सोचता है। रात के समय विनोद अपने गमछे से मुंह ढककर विमला के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर विमला घड़े के सामने बैठी रहती है और मटके से बोलती है, मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। अब तो विनोद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुद से कहने लगता है, अरे मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका मेरा होगा। हाँ। विनोद खिड़की से विमला के आंगन में आता है और चुपके से मटका चुरा लेता है और खुश होते हुए कहता है, अब आएगा असली मज़ा। विनोद मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है, अरे मीनाक्षी, जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा।
यह देखो मटका। मीनाक्षी बोली, अरे यह मटका लेकर क्या करोगे, अचार डालोगे क्या? विनोद बोला, अरे पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बात तो बता दो कि बात क्या है। तुम सवाल कितना करती हो, थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। विनोद, मीनाक्षी और उसका बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। विनोद बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। मीनाक्षी भी हैरान हुई, क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ, देखो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। और विनोद मटके से बोला, मटका 5 पूरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगता है। अब चावल से नाव भरने लगता है। तभी मीनाक्षी बोली, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। मीनाक्षी डरने लगती है। बंद करो इसे, बहुत हो गया, पानी अंदर आ रहा है। विनोद बार बार मटके से बोलता है, रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता, क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया था। अब चावल गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। विनोद और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। विनोद की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। विमला मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, विमला ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और विमला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। विमला की ज़िंदगी सुधर गई थी। विमला का जीवन अब खुशहाल हो गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।